आज मैं फिर आपके सामने सीटेट, टेट, पीओर और पीसीएस परीक्षाओं से संबंधित कुछ प्रश्नों का समूह लेकर आपके सामने आया हूँ, जिनमें मेरा पहला प्रश्न है कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता के नाम से जानते हैं, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी। हमारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं आरसी देसाई, पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी या फिर बीकेआरवी राव। तो हमारा यहाँ आंसर होगा पीसी महालनोबिस। अब कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं, सांख्यिकी संस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है वो 17 दिसंबर सन 1931 में की गई। इसके संस्थापक जो हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं। अभी मैंने पीसी महालनोबिस का नाम लिया, इनका फुल फॉर्म है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। राष्ट्रीय महत्व की संस्था का गौरव, इसको ये एक राष्ट्रीय महत्व की संस्था एक जो ये है, इसको एक गौरव प्राप्त है। ये प्राप्त किया गया 1951 में, एक विधेयक पास किया गया और उसमें इसको ये टैग दिया गया, इसको ये उपाधि दी गई। इसके पहले निदेशक कौन है? शंकर के पॉल। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके और भी उपकेंद्र हैं जो कि दिल्ली, तेजपुर, चेन्नई, बंगलुरु में स्थित हैं। इसके निर्देशक जो हैं वो निर्देशक प्रोफेसर जो वर्तमान काल के हैं वो हैं विमल राय कुमार। और इसके अध्ययन के डीन हैं भवानी प्रसाद सिन्हा। और इस संस्था का आदर्श वाक्य है भिन्नेषु वैक्तव्यम दर्शनम, यानी भिन्नता में एकता का दर्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप लिख लें। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिए जाएं तो प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है अल्पकालिक बेरोजगारी, अंतर्निहित बेरोजगारी, अस्थायी बेरोजगारी या संगठित बेरोजगारी। तो मैंने बताया था कि जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ से कुछ लोगों को हटा देने पर भी उसके प्रोडक्शन यानी उसके उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं आता है, किसी प्रकार कोई कमी नहीं आती है, तो उसको अप्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी या फिर उसे अंतर्निहित बेरोजगारी के नाम से हम जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से 3 तरह की बेरोजगारी होती है। एक होती है सीजनल, यानी कि सीज़न के अकॉर्डिंग होता है, कि यानी कि अस्थायी बेरोजगारी होती है। दूसरा जो होता है वो अंतर्निहित बेरोजगारी होती है। और तीसरा जो होता है वो शिक्षित बेरोजगारी होती है। ठीक है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश और गुप्त राजवंश। तो हमारा ऑप्शन होगा मौर्य राजवंश। ठीक है, अब इन राजवंशों के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। कौन कौन सी भाषाएं वो बोलते थे? तमिल व संस्कृत। सिंहवर्मन जो कि जो एक अच्छे राजा थे, उनका उल्लेख पहली बार कहाँ मिला? गुंटूर अभिलेख में। शिव स्कंद वर्मन का उल्लेख कहाँ मिला है? मयिडवोलु और हिरहट्टगल्ली के उल्लेख में, हिरहट्टगल्ली के अभिलेख में। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित कौन सा राजा था? विष्णुगुप्त था। सर्वश्रेष्ठ सम्राट किसको मारा गया है? नरसिंह वर्मन प्रथम को। पल्लव साम्राज्य में आने वाला चीनी यात्री कौन था? हुएन त्सांग था। ठीक है, ये अपनी समृद्ध राजकला साहित्य की प्रगति के लिए जाने जाते थे। ठीक है, इनमें सबसे उल्लेखित नाम जो है वो नरसिंह द्वितीय राज सिंह का नाम आता है। प्रसिद्ध मंदिर संरचनाओं में से 2 मंदिर संरचनाएं आज भी विश्व प्रसिद्ध हैं। पहला है कांचीपुरम कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम का मंदिर। प्रसिद्ध विद्वान उनके दरबार के दंडिनी थे। प्रथम सम्राट जो था वो सिंहवर्मन, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो 275 से 300 ईस्वी के बीच में उन्होंने राज किया। और आखिरी सम्राट जो था वो था अपराजित वर्मन,
जो 882 से 897 ईस्वी तक राज्य किया। और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति, विश्व प्रसिद्ध राजा जो इनके वंश में थे वो बोधिधर्मन थे। आप सबको पता होगा बोधिधर्मन ने ही चीन में जा कर के बहुत सारी विद्याओं को सिखाया। अगले पर चलते हैं, चालुक्य राजाओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। चालुक्य राजाओं में प्रथम राजा जो था वो पुलकेशिन प्रथम था। इसने ही इस साम्राज्य की स्थापना की थी। 543 से 566 ईस्वी के बीच ये राज्य चला। आखिरी राजा जो था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था वो 746 से 753 के बीच में राज किया। इनकी राजधानी बादामी थी। इनकी भाषाएं जो इनके राज्य में बोली जाती थी वो कन्नड़ और संस्कृत थी। चालुक्य राज्य में आने वाला यात्री जो था युआन च्वांग था। चालुक्य राजाओं ने कुछ उपाधियां ली थी, जैसे सत्याश्रय, श्री पृथ्वी बल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर भट्टाकर। इनके प्रसिद्ध व्याकरणविद थे, वो पूज्यवाद थे और इनका राज्य चिन्ह जो था वो मयूर ध्वज था। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं, जैसे चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की, तो सबको याद होना चाहिए पुलकेशिन प्रथम। जैसे पूछ दिया चालुक्य राजवंश का आखिरी शासक कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। चालुक्य शासकों को कौन सी उपाधि दी जाती है, तो सत्याश्रय, श्री पृथ्वी बल्लभ महाराजाधिराज परमेश्वर भट्टारक। और उनका राज चिन्ह क्या था, तो मयूर ध्वज था। अगला चलते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश प्रथम शासक थे इनके विजयालय चोल, जिन्होंने 848 से 871 ईस्वी तक रूल किया था, मतलब राज्य किया था। इनके अंतिम शासक थे वो राजेंद्र चोल तृतीय। इनकी राजधानी समय समय पर बदलती रही। पूर्वी चोल जब थे तो इनकी राजधानी पुहर उरैयर थी और मध्यकालीन चोलों के द्वारा इसको बदल करके तंजावुर गंगकौड़े चोलपुरम कर दिया गया। यहाँ प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती थी वो थी तमिल व संस्कृत। चोलों को उपाधि मिली थी सूर्यवंशी और सेवियन की। ये अक्सर पूछ देता है कि सेवियन की उपाधि किस किस राजवंश के राजाओं को दी गई थी, तो याद रखना है हमें चोल राजवंश। चोल शक्ति व साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो परांतक को माना जाता है। कहीं कहीं पूछ देता है कि प्रथम शासक या फिर इनको उठाने वाला इनका जो संस्थापक मुख्य है वो किसे कहा जाता है, और कभी कभी पूछ देता है कि इसके वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो परांतक है। चोल शासकों की प्रसिद्धि, चोल शासक किस बारे में प्रसिद्ध थे, तो वो थे भवन निर्माण के बारे में। राजेंद्र प्रथम इसके एक राजा थे, उसके द्वारा एक नगर निर्माण किया गया था, उसका नाम था गंगैकोंडपुरम, और इसी समय से गंगैकोंड चोलपुरम जो है वो इनकी राजधानी बनी थी। चोल शासकों द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी थीं? चोल शासकों द्वारा लिखित पुस्तकें जो थी कलिंग तुपर्णी, जो कि जय गोंडार के द्वारा लिखी गई थी, और दूसरी है जीवक चिंतामणि, ठीक है, जिसको तिरुलकदेव के द्वारा लिखी गई थी। ये शिव के उपासक थे। अगला है मौर्य वंश। सब लोग जानते हैं मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने घनानंद को हरा करके नंद वंश का अंत करके और नए साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था, जिसने 187 से 185 ईसा पूर्व में राज्य किया। चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें इन्होंने राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी है। राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जानी जाती है। यूनानी राजदूत जो चंद्रगुप्त के राज्य में आए थे उनका नाम था मेगास्थनीज। और हमको ये पता होना चाहिए कि सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने अपनी बेटी की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कराई थी, जिसका नाम हेलेना था। साम्राज्य विस्तार और राजतंत्र के बारे में कहाँ से जानने को हमको मिलता है, तो हमको अर्थशास्त्र और इंडिका। तो अर्थशास्त्र मैंने अभी बताया कि चाणक्य की पुस्तक है। देखिए चाणक्य के कई नाम से जाना जाता है। चाणक्य को कौटिल्य भी कहीं कहा जाता है। चाणक्य को का असली नाम जो है वो विष्णुगुप्त था, ठीक है। और इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक है, ठीक है।
अशोक का प्रांतीय राज्यपाल जिसने सुदर्शन झील पर बांध बनवाया तो वो था पुष्यगुप्त। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि उस प्रांतीय राज्यपाल का नाम बताइए जिसने सुदर्शन झील पर बांध बनाया, तो हमको ये याद रखना है, इसका आंसर होगा पुष्यगुप्त। अशोक को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थीं? अशोक को मुख्यतः 2 उपाधियां दी गई थीं, जिसमें एक था प्रियदर्शी और दूसरा था देवानाम प्रिय। ठीक है, अगले चलते हैं, गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक था श्रीगुप्त, जिसने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक राज्य किया। अंतिम शासक थे विष्णुगुप्त, जिन्होंने 540 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक राज्य किया। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। प्रमुख भाषाएं जो बोली जाती थी वो प्राकृत थी। सबसे प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक ऐसा राजा था जिसको नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। गुप्त राज्य के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व नेपाल। इन 4 देशों पर गुप्त राजवंश ने शासन किया है। गुप्त काल में आया चीनी यात्री कौन सा था? इत्सिंग था। गुप्त काल में चीनी यात्री जो है उसका नाम इत्सिंग था। चंद्रगुप्त द्वारा प्राप्त उपाधियां कौन सी थीं? चंद्रगुप्त द्वारा प्राप्त उपाधि जो थी वो महाराजाधिराज थी, और समुद्रगुप्त द्वारा प्राप्त उपाधि जो थी वो थी महाराजाधिराज व कविराज। इसका मतलब है वो अन्य विभागों में भी बहुत कुशल थे। वो कविता लिखते थे, नाटक लिखते थे, ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप जो है समुद्रगुप्त करते थे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की भी एक उपाधि दी गई थी, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया भी है कि जिसको देने का काम किया था विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। एक इतिहासकार थे। समुद्रगुप्त का मंत्री व दरबारी कवि कौन था? हरिशेन था, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखने का काम किया है, जो कि इलाहाबाद में मौजूद है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या था? ठीक है, ऑप्शंस हमारे हैं रानी दुर्गावती, दूसरा है अहिल्याबाई, तीसरा है मार्तंड वर्मा और चौथा है सवाई जयसिंह। तो हमारा ऑप्शन होगा रानी दुर्गावती, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, उत्तक संवर्धन क्या है, यानी टिश्यू का संवर्धन क्या है? ऑप्शन है पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों का विकसित करना होता है, या फिर काय उत्तकों में पुनरुत्पादन के लिए शारीरिक अभ्यास प्रणाली को बनाना होता है, टिश्यू कागज पर पादप अंशों को विकसित करना होता है, या टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन करना होता है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, यानी पोषक घोल में सूक्ष्म पादप अंशों को विकसित करना ही टिश्यू संवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वेदांत, मीमांस, सांख्य योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 विषय भारतीय दर्शन के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। कहाँ अभिव्यक्त हुए हैं? वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में। तो ये सारी चीज़ें जैसे योग वगैरह की जो बातें हैं, योग की बात है, न्याय की बात है, मीमांस की बात है, ये सारी बातें जो हैं वो वैदिक युग में हैं। अब वैदिक युग का मतलब ऐसा युग जिसमें वेदों की रचना हुई हो। तो लगभग 1000 से 1500 ईसा पूर्व, 1000 से 1500 ईस्वी के बीच में, हमारे ईसा पूर्व के बीच में ही हमारे जो ऋग्वेद है उसकी रचना की गई है। ये याद रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ किया था? ऑप्शन है हमारे लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर और बोधगया। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, कुशीनगर। इसी को कहीं कहीं कुशीनारा के नाम से भी दिया जाता है। तो अब इनके बारे में जान जाते हैं, इन चारों जगहों के बारे में। लुम्बिनी जो कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, ठीक है। दूसरा सारनाथ में पहला प्रवर्तक, मतलब पहला जो उपदेश है, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो है वो वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। बोधगया जहाँ पर उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल की कौन सी परत में रेडियो का संचार होता है?
वो ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। तो इसका आंसर होगा हमारा आयन मंडल। आइए चलिए कुछ जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं उनके बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। देखिए, जब वायुमंडल की परतों को पढ़ना है तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए। अब वृक्ष असम से वायुयान में पड़ने आया और ऊपर से हाइड्रोजन बम लाया। तो याद रखिए। अब देखिए, मैं अलग अलग परतों के बारे में बताऊंगा। इनको जितने ये ट्रिक जो है वो पूरे के लिए है, वो पूरी 5 परतों के लिए है। तो इनको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। तो क्षोभ मंडल के लिए अब है हमारा अब वृक्ष असम। तो अब देखिए, अधन ब यानी आंधी व बादल, यानी सीधे सीधे कह दिया गया कि क्षोभ मंडल में आंधी और बादल पाए जाते हैं। वृक्ष यानी व्रीधन छ यानी कि वर्षा और क्षोभ मंडल यानी आंधी बादल वर्षा यानी जितनी भी आकाशीय क्रियाएं हैं वो सब क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। असम यानी अधन सधन म यानी कि अधोमंडल और संवहन मंडल। और हमको ये जान जाना चाहिए कि क्षोभ मंडल का ही दूसरा नाम जो है अधोमंडल या फिर संवहन मंडल भी है। ठीक है, इनके कुछ फीचर्स हैं उनको हम जान जाते हैं। यह वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई जो होती है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर की होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर जो होती है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है और इसी को लैप्स रेट के नाम से भी हम जानते हैं। ये कभी कभी पूछ देता है लैप्स रेट क्या होता है। तो लैप्स रेट हमको याद रखना होगा कि जब हम 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते हैं क्षोभ मंडल में तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है घट जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई में अगर हम क्षोभ मंडल में ऊपर बढ़ते हैं तो कितने डिग्री तापमान की कमी आ जाती है। तो हमारा आंसर होगा 6.4 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। अगला है सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल आंधी वर्षा, मैंने अभी इससे पहले ही बता दिया, इसका ट्रिक से बताया था। अब यानी आंधी बादल, वृक्ष यानी वर्षा और क्षोभ मंडल, आंधी बादल वर्षा ये सभी क्या होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक जो होती हैं सीमित रहती हैं। इसको अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि क्षोभ मंडल को अन्य किन नामों से हम जानते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि इसको संवहन मंडल या फिर अधोमंडल भी कहा जाता है। अगला है समताप मंडल। समताप मैंने ट्रिक से बताया था। अब वृक्ष असम। अब यहाँ पर अगले उसमें से आएगा से वायुयान में। से मतलब स से समताप मंडल, वायुयान यानी वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। में से मेघ अर्थात मूलभ मेघ यानी मदर ऑफ पियर्ल क्लाउड जिसको कहते हैं, वो यहाँ विशेष प्रकार के मेघ का भी कभी कभी निर्माण होता है। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। समताप मंडल 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। इसमें तापमान जो होता है एक समान रहता है यानी घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। समताप मंडल की ध्रुवों पर, समताप मंडल जो होता है वो ध्रुवों पर अधिक मोटा रहता है, लेकिन जब विषुवत रेखा पर आता है तो इसका लोप हो जाता है यानी ये लगभग नगण्य हो जाता है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ यानी मदर ऑफ पियर्ल क्लाउड कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मूलाभ मेघ का निर्माण किस मंडल में होता है, किस वायुमंडल की परत में होता है। तो अगर मेघ दिमाग में आएगा तो सबके दिमाग में आ जाएगा कि वो क्षोभ मंडल में होगा, लेकिन जब मूलाभ मेघ की बात करेगा तो ये हमारा आंसर होगा समताप मंडल। ओजोन मंडल यानी ओजोनोस्फीयर। आज पढ़ने तो आज का मतलब ओजोन मंडल, प मतलब पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, और डने यानी डाप्सन इकाई, डाप्सन इसके ओजोन परत की मोटाई को नापने की इकाई होती है। इसके बारे में जान लेते हैं।
धरातल से इसकी ऊंचाई जो होती है ये 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। इस मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि वायुमंडल की किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है, तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं ओजोन मंडल। ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए डाबसन इकाई का प्रयोग होता है। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। जैसे हम 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो 5 डिग्री सेल्सियस की तापमान में वृद्धि हो जाती है। अगला है हमारा आयन मंडल। आया और ऊपर से, इसका ट्रिक है आया और ऊपर से। आया यानी आयन मंडल, ऊपर तो उप लेंगे यहाँ से, उप यानी उपग्रह, यानी जितने भी संचार साधन हैं वो इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। रॉधन से यानी राडार, रेडियो, संचार के साधन जैसे टेलीफोन, टेलीविज़न की सुविधा, लॉन्ग व शॉर्ट रेडियो तरंगों के कारण इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ और हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 640 किलोमीटर तक की होती है। अगला है, यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। अगला है, इस मंडल में सबसे नीचे जो स्थित होती है वो डी लेयर होती है, और डी लेयर जो होती है वो फाइंड आउट करती है लॉन्ग रेडियो वेव्स को, और इसमें जो E1, E2, F1, F2 परतें होती हैं वो शॉर्ट रेडियो वेव्स को परिवर्तित करती हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन व राडार आदि की सुविधा प्राप्त हो जाती है। अगला है और आखिरी मंडल है हमारा बाह्य मंडल। आखिरी परत है बाह्य मंडल, जिसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है, बम यानी कि बाह्य मंडल में। तो ये सीधे सीधे बाह्य मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है 640 किलोमीटर से ऊपर भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाइपो, जिसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम साइनेट, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट होता है इसका आंसर, इसको ही हाइपो के नाम से जानते हैं। अगला है, कीट विज्ञान किस विषय से संबंधित है? तो बहुत ही आसान प्रश्न ये आ गया, कीट विज्ञान यानी कीट पतंगों से संबंधित, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक और बात कीट विज्ञान से जान लेते हैं, कीट विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कीट विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वह है विलियम किर्बी। मैं लिख दे रहा हूँ, आप सभी याद कर लें, लिख लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियोस की मदद से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उनमें से कम 30 to 40% क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें और इन सारे वीडियोज़ को अच्छे से आप देख लें।